स्वागत है आप सभी का। आज हम जो एक कुंडली विश्लेषण करेंगे, इसमें मेन ग्राउंड इस बात पे फोकस होगा कि प्रारब्ध कर्मा किस तरह से किसी भी इंसान के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ सकता है। ये जो कुंडली रहने वाली है, ये बहुत ही माननीय या ये कह सकते हैं कि किन्हीं संत पुरुष की कुंडली है ये, और एक काफी बेहतर लाइफ एज अ संत रहने के बाद उनके ऊपर हत्या और दूसरे अपराधों से सामना हो जाए, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि बिल्कुल एक आध्यात्मिक दुनिया में सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाए और उसके बाद अचानक से जो पूरी इमेज है उसे खत्म कर दिया जाए। कुछ इस तरीके के अप्स एंड डाउन्स की ये कहानी थी, और अगर आप उनके बारे में गूगल से या विकिपीडिया से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांची मठ में सबसे प्रमुख पद, यानी कि एक टॉप मोस्ट पोजीशन इक्वलेंट टू गॉड मानी जाती है वहां पे। जहां तक है, वहां तक पहुंचने के बाद अचानक से एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना जहां पे खुद को दर दर की ठोकरें खाने तक मजबूर होना पड़ जाए। ये इस तरह के अप एंड डाउन की कहानी, इसलिए इस पर्टिकुलर कुंडली को एनालिसिस में लिया। अब देखते हैं कि कुंडली क्या मजबूत थी और कहां पे उसमें कमजोरी थी जो कि ये सब कुछ हुआ। देखिए, ये जो लगन कुंडली है ये शुरू होती है 10 नंबर से, और 10 नंबर से अगर कुंडली शुरू हो रही है इसका मतलब है कि उसके स्वामी जो होंगे वो हो जाएंगे शनिदेव। पहली कंडीशन ये कि बहुत से लोगों का ऐसा मत है फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में जाके बैठे तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब इस मत को भी थोड़ा सा सोचेंगे। जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में जाके बैठे तो वो इसलिए अच्छा होगा क्योंकि फर्स्ट हाउस को फीड करने का जो हाउस है वो कहलाता है सेकंड हाउस। इस लिहाज से देखा जाए तो अगर लगन का स्वामी अपने से एक घर आगे बैठेगा तो अच्छा माना जाएगा। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे शनि जो है वो अपने से एक घर आगे बैठे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी बैठे, यहां तक चीजें बहुत अच्छी थी। लेकिन शनि जैसा ग्रह उसका सेकंड हाउस में बैठ जाना, चाहे वो उच्च का बैठे चाहे वो नीच का बैठे, उसे अच्छा नहीं मान सकते। फंडामेंटल ऑफ ज्योतिष अगर आप उसको समझोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से भाव सुरों के लिए दिए गए थे और कौन से भाव असुरों के लिए दिए गए थे, और कौन से ग्रह सुर हैं और कौन से ग्रह असुर हैं। इसलिए किसी भी प्लैनेट की प्लेसमेंट को सबसे पहले फंडामेंटल ज्योतिष जो है उससे देखना होगा। शनि अपने आप में एक असुरी ग्रह माना जाता है, उसका सेकंड हाउस में बैठना जो कि एक सुर भाव है, वहां पे वो चीजों को अच्छा नहीं कर सकता, खराब कर देगा। ये पहली कंडीशन। दूसरी चीज, शनि जो है वो वक्री भी है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चेष्टा बल प्राप्त है ग्रह के पास, और वो जो करने पे आएगा उसको आप इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट हाउस के अंदर अगर हम बात करें, फर्स्ट हाउस को हम लगन के नाम से जानते हैं, लेकिन लगन एग्जैक्टली एक मिड पॉइंट है जो आपको सोचने का ढंग देता है। अब देखिए हो क्या रहा था, कैसे इन्होंने एक बहुत ही अच्छा राइज हासिल किया और क्यों डाउनफॉल हुआ, दोनों चीजें आपको समझ में आएंगी।
इस कुंडली में जो लगन है वो 8 डिग्री पे आता है और नक्षत्र स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य, यानी कि उत्तराषाढ़ नक्षत्र। और जो सूर्य हैं वो इस कुंडली में 7th हाउस में बैठे हुए हैं, साथ ही साथ वो 8th हाउस के लॉर्ड हैं। 8वां घर जो है वह आध्यात्मिक सिद्धि का भाव है। तो आध्यात्मिक सिद्धि कहीं ना कहीं उनका जो सोचने का ढंग है सूर्य उसके साथ जुड़ गई थी। और दूसरी चीज है कि वो बैठा है सप्तम भाव में। सप्तम भाव जो होता है वो होता है लोगों की भलाई का, क्योंकि 7th हाउस आते आते तक हम अपने पूरे दायरे को छोड़कर समाज के लिए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए विवाह को भी एक सामाजिक रूप से देखा जाने वाला कार्यक्रम है। ठीक है, तो 7th हाउस में जाके जो उनका थॉट प्रोसेस है सूर्य वो बैठा हुआ है। दूसरी चीज कि वो सूर्य 8th हाउस की लॉर्डशिप रखता है, इसलिए सोचने के ढंग में जाहिर सी बात थी कि कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेगा, आध्यात्मिक या किसी तरीके की खोज रिसर्च जैसा माइंडसेट हमेशा दिखाई देगा। दूसरी चीज कि इस कुंडली में जो इनका 10th हाउस है वहां पे गुरु और मंगल दोनों एक साथ बैठे हुए। गुरु और मंगल की युति अपने आप में एक अच्छी युति मानी जाती है। दूसरी बात जो है वो ये कि इस लगन कुंडली के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, गुरु जो है वो 12th हाउस के भी लॉर्ड है। 12th हाउस जो होता है वो होता है आपका आपके ज्ञान का सुख, क्योंकि 9th से 4th हाउस है। इस वजह से कहीं ना कहीं उनके कर्म के अंदर जो एक भक्ति कह लीजिए या फिर लोगों को प्रेरित करना कह लीजिए या फिर चैरिटी करना कह लीजिए, ये सब कुछ उन्होंने उस गुरु के दम पर किया। अब वो जो जुपिटर बैठा है, वो जो गुरु वहां बैठे हैं, वो क्योंकि 10वें भाव में बैठे हैं इसीलिए 10th हाउस में एक्सपेंशन होना ही था, यानी कि इंसान का जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसको बढ़ना ही था। दूसरी चीज मंगल को ले लीजिए, मंगल वहां पे 11th हाउस का मालिक है और वो बैठे हुए हैं 10th हाउस में। वहां पे उनको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल गई। जब कभी भी 11th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बैठेगा तो इंसान फिर चैरिटेबल हो जाएगा, क्योंकि आपकी कमाई का स्वामी अपने से 12वें हो जाता है। इसीलिए ऐसे लोग कहीं ना कहीं चैरिटी वर्क्स में हमेशा दिखाई देंगे। मंगल की दूसरी जो राशि है वो 4th हाउस की है। 4th हाउस का लॉर्ड अगर 10th में आके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि जो आपको प्रॉपर्टी है, क्योंकि 4th हाउस प्रॉपर्टी को दर्शाता है, तो वो भी आपको अपने पद प्रतिष्ठा नाम के साथ मिल जाया करती है। इसलिए कई बार जब 4th हाउस का लॉर्ड 10th से संबंध बनाता है तो लोगों को सरकारी बंगले भी दिलाने की क्षमता रखता है, नहीं तो फिर उनका जो स्टेटस होता है वो स्टेटस उन्हें कोई ना कोई चीज दिला देता है। जैसे इन्हें कांची मठ के गुरु होने की पदवी मिली, तो उस हिसाब से उनको सभी जो भी जरूरी चीजें थी वो मिली, प्राप्त हुई। अब देखिए इन दोनों ग्रहों की युति ने, क्योंकि 10वें भाव में थे, उनको एक अच्छा राइज दे दिया। अब सवाल ये उठेगा कि प्रारब्ध में ऐसा क्या हुआ जो कि एक अच्छे राइज तक पहुंचने के बाद अचानक से डाउनफॉल शुरू हुआ। तो देखिए ये कुंडली जो है ये जैनेंद्र सरस्वती जी की कुंडली है। ठीक है, वो अपने समय में कांची मठ के बहुत ही नामी व्यक्ति माने जाते थे। बीच में क्या हुआ कि जो एक गवर्नमेंट रही, बीजेपी गवर्नमेंट या अटल बिहारी जी की जब गवर्नमेंट रही, तो उन्होंने शंकराचार्य जी से बोला कि आप थोड़ी सी मदद करके ये जो बाबरी मस्जिद का मामला है इसको सॉल्व करें। और उन्होंने जितनी भी इस तरीके की मीटिंग्स थी जिनसे कि वो मामले सॉल्व हो सकते थे, उसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दी। क्यों होगा अब ऐसा?
देखिए, दो चीजें होंगी ऐसा होने में। एक, गुरु का 10th हाउस में आना। जब गुरु 10th हाउस में आके बैठा हो तो इंसान में कहीं ना कहीं गुरु के तत्व, यानी कि सबकी भलाई हो सके ऐसे काम करने के तत्व नेचुरली बढ़ जाते हैं। ठीक है, गुरु एक जीव प्रकृति का ग्रह है और अगर उसका संबंध कर्म स्थान से बन रहा है तो लोग जीव के ऊपर कार्य करने का ज्यादा प्रयास करते हैं। अब इस गुरु ने यहाँ पे बैठ के उन्हें सबके भलाई के हिसाब से एक कर्म करने के लिए आगे बढ़ा दिया। लेकिन हो क्या रहा है, जब हम कोई पर्टिकुलर कर्मा को कर रहे हैं और उसके अंदर पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, राजनीति इन्वॉल्व हो गई, तब आपका राहु इन्वॉल्व हो गया। अगर आप अपने राहु को छोड़कर गुरु के कर्म पे जुड़े रहे तब तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आप एक कर्म से दूसरे कर्म में अपनी एक, या तो डिजायर कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि राहु का फॉर्मेशन आ गया बीच में, तो आपको डिस्टरबेंसेस मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं गुरु और राहु में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि जहां गुरु स्टैंड करता है धर्म के लिए, वहां राहु स्टैंड कर जाता है चीट्स के लिए। ठीक है, तो हुआ भी यही कि उस पीरियड में उन्होंने जो कुछ भी बातचीत करके हल करने का प्रयास किया, जैसे ही एक रेजिम चेंज हुआ, पॉलिटिकल अप एंड डाउन हुआ, वैसे ही आप देख लीजिए 2004 के बाद से इनके लाइफ के अंदर बहुत सारे कोर्ट केसेस शुरू हो गए। कभी किसी की हत्या का मामला शुरू हो गया, कभी किसी के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के नाम पे केस इनके नाम से बना दिए गए। अब ये जो चीज है इसको फोकस करिएगा, किसी का मर्डर और किसी ने इस तरीके से हैरेसमेंट के केसेस जो इनके ऊपर किए, वो क्यों हुआ? यहां से शुरू होगी कहानी प्रारब्ध की। ठीक है, प्रारब्ध मीन्स 6th हाउस एंड देन उसमें और एक फैक्टर इस कुंडली में जुड़ जाएगा, वो है कार्मिक बंधन। एक होता है ऋण बंधन, एक होता है कर्म का बंधन, कार्मिक बंधन। ऋण बंधन मैंने आपको एक पिछले वीडियो में भी समझाया था, दैट कम्स विथ 6th हाउस। लेकिन कार्मिक बंधन जो होंगे उसका संबंध आएगा आपके केतु के साथ। क्यों? क्योंकि कर्मों को खत्म करके उनसे मुक्ति दिलाने का जो काम है वो केतु को करना होता है, और उसमें जो जरिया बनते हैं वो बनते हैं शनि, क्योंकि उनको कर्म के फल देने हैं और कर्म के साथ संबंध बनाए रखना है। जस्टिस वहीं से होता है। अब देखिए, जितनी भी शुरुआत में उनको दशाएं मिली हैं जीवन में, अगर उन दशाओं को एक बार सीक्वेंस में लगा दें तो मंगल से शुरू हुए, राहु की दशा आई, राहु के बाद गुरु, और जब गुरु की दशा आएगी तो कहीं ना कहीं 10th हाउस में बैठे हैं, एक्सपेंशन हो रहा। उसके बाद शनि 1st हाउस लॉर्ड है, 2nd हाउस लॉर्ड है। एक तरह से उनकी प्लेसमेंट तक तो वो चीजें ठीक थी, लेकिन जब बुध की दशा आई जो कि 6th हाउस के लॉर्ड हैं और एट द सेम टाइम किस्मत के खुद के स्वामी बने हुए हैं, उस दशा में जाके चीजें खराब होनी शुरू हो गई। और केतु की दशा में आते आते तक चीजें पहले पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुई और फिर प्राणों का अंत हो गया। अब इन चीजों को यहां से हमें समझना है। मेन क्वेश्चन जो एक दिमाग में आ सकता है वो ये होगा कि शनि ने वो चीज क्यों नहीं करी और बुध ने इस काम को क्यों किया। ठीक है, हम क्योंकि चीजों को रिसर्च से देख रहे हैं तो हमारे को सवाल ये उठता था कि एक चीज है जो कि शनि भी कर सकता है और बुध भी कर सकता है, तो फिर उसे शनि ने क्यों नहीं किया, उसे बुध ने क्यों किया। अब देखिए, अगर हम बात करें कुंडली के अंदर तो पहला पॉइंट जो दिमाग में आया वो ये कि शनि शतभिषा नक्षत्र में बैठे हैं जो कि राहु का नक्षत्र है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो शनि को हम रीड करें, शनि 2nd हाउस के लॉर्ड हो रहे हैं, 2nd हाउस में बैठे हैं और कहीं ना कहीं संबंध है राहु के साथ, तो 12th हाउस से जुड़े हुए रिजल्ट देने में शनि भी सक्षम थे। लेकिन शनि की महादशा में ऐसा नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि शनि भाव को रूल कर रहे थे और भाव को रूल करने के कारण कहीं ना कहीं उस चीज को वो कंट्रोल कर पा रहे थे। शनि फर्स्ट हाउस लॉर्ड यानी कि लगन के स्वामी होने के कारण भी थोड़े से पॉजिटिव थे। वहां तक तो उन्होंने चीजों को काफी हद तक कंट्रोल में रखा था। लेकिन जब बुध की बात करेंगे तो बुध इंडिपेंडेंट नहीं है अपने कर्मा में। बुध यहाँ पे अपनी राशि में जरूर बैठे हैं लेकिन केतु के साथ बैठे। केतु इज अ कार्मिक डेप्ट, इसलिए केतु कहीं पर भी कोई भी मर्सी वाली सिचुएशन नहीं दिखाएंगे। रीजन, केतु इज अ हेडलेस प्लेनेट। वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर एक चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आखिरकार जो करना है वो करना है। वो किसी की सुन नहीं सकते, वो कुछ और देख नहीं सकते, क्योंकि हमने वहां पे हेडलेस वाली बात करी है। ऑल द सेंसेस जो है वो सेंसेस आपके स्किन के जरिए और आपके मन के पास जा रहे हैं। केतु के पास इतना ही अधिकार है और केतु ने ही यहाँ पे 6th हाउस के लॉर्ड के साथ संबंध बना दिया। अब देखिए पहली चीज, प्रारब्ध क्या? प्रारब्ध को हमने जोड़ा था 6th हाउस से। 6th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, यानी कि जो आपका कर्मा है, जो आपकी सर्विस है, वो आपका प्रारब्ध था। और क्योंकि बुध वही सर्विस वही कर्मा करवा रहा था, इसलिए प्रारब्ध किस्मत उन्हें हर वो चीज दे रही थी जो कि एक सबसे बड़े मठ के अध्यक्ष के रूप तक लेके गई। लेकिन जब केतु की बात होगी, कर्मा की बात होगी, तो वो ऐसी चुनौतियां खड़े कर देंगे जिसमें कि आप कोई सी भी चीज को चाहकर रोक नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड द कार्मिक डेप्ट। इसको इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि अगर आपको ध्यान हो तो श्री कृष्ण जी की मृत्यु जो होती है वो तीर लगने से होती है, और उसका कर्म बंधन कैसा था, उसका कार्मिक डेप्ट क्या था? क्योंकि हमने एक जन्म पहले बाली को उसी तरह से मारा है, तो उसी तरह से उस कर्मा को हमारे साथ होना है और उस इंसान ने वो कर्म हमारे साथ पूरा कर लेना है। इसे कहते हैं कर्म का बंधन। कर्म का बंधन जो है वो जरूरी नहीं है कि पूरे लाइफ टाइम में ही आपको दिखाई दे। कार्मिक डेप्ट्स का जो फॉर्मेशन है वो किसी भी एक स्पॉट ऑफ टाइम पर आके आपके साथ चीजें होने में संभावना दिखाता है, क्योंकि वहां पे कर्मा जुड़ा हुआ है। ऋण का बंधन ऐसा बंधन है जिससे कि मुक्ति नहीं मिलती। ठीक है, तो बुध ऋण का बंधन बना रहे थे, केतु जो है वो कार्मिक बंधन बना रहे थे। अब देखिए चीजें किस तरीके से मटीरियलाइज हुई। नवमांश की कुंडली में हम चलते हैं और नवमांश को हम लगन के बराबर कर देते हैं, तो आप यहाँ पे चीजों को थोड़ा सा क्रैक कर पाएंगे। जब यहाँ पे देखा जाए तो बुध जो है वो कहीं ना कहीं किस्मत से फर्स्ट हाउस पर आके बैठे हुए। फर्स्ट हाउस क्या हुआ? आपका एक तरीके से पर्सनैलिटी, आपका एक नेम और फेम। तो जब बुध की दशा चलेगी उस समय जो प्रारब्ध का कर्मा है वो किस चीज को इम्पैक्ट करेगा? वो इम्पैक्ट कर जाएगा आपके नेम एंड फेम को। दूसरी चीज, केतु वर्गोत्तम, राहु वर्गोत्तम, मंगल वर्गोत्तम, सूर्य भी वर्गोत्तम और शुक्र भी वर्गोत्तम। यानी कि इस कुंडली में आप ध्यान से देखें तो एक साथ कम से कम 5 ग्रह वर्गोत्तम हो रहे हैं। 5 ग्रह वर्गोत्तम, सबको अपने अपने तरीके से अपने अपने रिजल्ट्स को बहुत ही स्ट्रांगली देना ही देना है। एक बात ये हो गई। अब दूसरी चीज, अगर हम नक्षत्र पॉइंट से देखें तो हमने देखा कि जो बुध था उसका भी नक्षत्र पॉइंट कहीं ना कहीं राहु के साथ जुड़ रहा था, और वो था आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र किस लिए जाना जाता है? आद्रा को हम कहते हैं टीयर ड्रॉप, आंसू, आंसुओं के लिए। तो कहीं ना कहीं बुध का यहाँ उस नक्षत्र से जुड़ना और उसका नक्षत्र का स्वामी राहु का 12th हाउस से संबंध कर लेना। बुध लगन कुंडली में 6th हाउस के लॉर्ड के 6th में बैठे हैं, पहली चीज। तो रिजल्ट में एक तो आएगा 6th,
सिक्स्थ और ट्वेल्थ क्या दर्शाते हैं? कोर्ट कचहरी। ठीक है। दूसरा, जो उनका नक्षत्र स्वामी है स्ट्रांगली, वो कहाँ चले गए? राहु होकर वो चले गए हैं 12th हाउस। फिर क्या दर्शाते हैं? कोर्ट कचहरी। तो ये दोनों चीजें आपको वहां पे नजर आ रही हैं। जब दशाओं के अंदर हमने चीजों को क्रैक करने की कोशिश करी तो ये देखने में मिला कि बुध की महादशा में जब हम 2004 की तरफ आते हैं तो शनि का अंतर आ जाता है। बुध भी रिजल्ट कहाँ के लिए कर रहे हैं? मिड पॉइंट लॉर्ड से राहु की तरफ कर रहे हैं, और शनि भी कहाँ कर रहे हैं? राहु की तरफ कर रहे हैं। और किस्मत के अंदर देख लीजिए इस समय कि ये जो पोजीशन है राहु की किस्मत में, वो कहाँ है? वो कंप्लीटली 12th में। दो ऐसे ग्रह जो राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, उनकी आपस में दशाएं चल पड़ी, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में आते आते तक ये सारी चुनौतियां खड़ी हो गई। इसके बाद की दशा में जब हम जाते हैं तो बुध के बाद उनकी केतु की दशा आती है। केतु की पूरी दशा के अंदर कहीं ना कहीं होते होते 2013 में वो केस उनके अगेंस्ट चला जाता है, आरोप पूरी तरीके से उनके ऊपर होते हैं, और ऑलमोस्ट 2018 होते होते तक कहीं ना कहीं डेथ होती है। तो केतु की जो पीरियड थी उसने पूरी चीजों को धीरे धीरे करके डिस्ट्रॉय करने का काम करना शुरू किया, और ऑलमोस्ट बुध ने जाते जाते एक ग्राउंड बना के दिया, केतु ने उस ग्राउंड को पूरी तरह से खेल दिया। लास्ट में जो बचे थे वो थे शुक्र। शुक्र कंप्लीटली 8th हाउस के अंदर बैठे हुए थे, और कहीं ना कहीं जब 2018 आता है तो उस समय शुक्र, चंद्रमा, इन दो ग्रहों में, और साथ ही साथ अगर हम पीरियड देखें तो मंगल, इन तीन ग्रहों में उनका जो कहीं ना कहीं लाइफ है वो एंड होती है। तो इससे हमें दो तीन चीजें समझ में आ रही। पहली चीज ये कि आपके 6th हाउस के लॉर्ड को अपने नवमांश में, उस नवमांश को लगन बना के पहले रीड कर लीजिए, एक चीज। दूसरा, आप अपने कुंडली में अपने नवमांश में भी केतु को उसी तरह से रीड करेंगे, यानी कि लगन बना के रीड करेंगे। इसमें दो चीजें बिल्कुल क्लियरली समझ में आएंगी। एक, जिसे हम कहते हैं ऋण बंधन, और वो किस्मत में किस तरफ लेके जा रहा। दूसरा, आपका जो कर्म का बंधन है वो कहाँ पे जुड़ा हुआ है, और किस पर्टिकुलर चीज के साथ आपको अपने कर्म को निभाना है। क्योंकि जो भी आपको बर्थ दिया गया है, उस बर्थ में वो चीजें फाइनली इंपॉर्टेंट हैं जिस मकसद से बर्थ मिला है। मकसद क्या होगा किसी जिंदगी का, इसको हम कभी किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हमारा मेन टारगेट जो है वो यही कि प्रारब्ध, और प्रारब्ध के साथ आज जो कर्म का बंधन है उसको कैसे जोड़ के देखा जाता है। और ये तब ज्यादा क्रूशियल हो जाता है जब केतु जैसा ग्रह, जब भी केतु जैसा ग्रह किसी भी रूप में छठे भाव से संबंध बना ले तब, क्योंकि उस कंडीशन में आपका कर्मा भी प्रारब्ध से इस तरह जुड़ जाएगा जिसे कि आप चाह कर भी रोक नहीं पाएंगे। धन्यवाद।